पहुंचे हैं, मौजूदा हालात की स्थिति की जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा और ये कहा गया था कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूपी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था। कई जगहों पर धारा 144 भी लागू की जा चुकी है। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? विवेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम जो हलचल है वो देखी जा रही है। डीजीपी वहां पर पहुंच चुके हैं, एडीजी फिर वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ इस वक्त रिपोर्ट मिल रही है आपको? देखिए, आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक रात पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने उसी दिन तकरीबन 3 घंटे की बैठक ली थी और उसके बाद से सभी जो प्रदेश के अधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रहने की बात कही थी। कल भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री दफ्तर पर समीक्षा हो रही है। मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा दूँ। अंदर की जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं और यहीं पर इस वक्त प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, इसके साथ साथ स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, ये तीनों लोग अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर मुख्यमंत्री को जो तमाम चीज़ें हैं उस पर उनको जानकारी दे रहे हैं। आपको बताऊं कि जिस तरीके से परसों मुख्यमंत्री ने सभी को अलर्ट पर रहने की बात कही थी, उसके बाद से ही हमने देखा था कि सभी 75 जिलों में जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने अलग अलग संवेदनशील इलाकों में गश्त किया था। इसके साथ साथ प्रयागराज में हालांकि इंटरनेट अभी भी बाधित है और जो तमाम और संवेदनशील इलाके हैं वहां पर प्रॉपरली जो पुलिस की टीम्स हैं उसको डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई भी चीज़ों में दिक्कत ना हो। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि हमने देखा कि अशरफ की हत्या के बाद कैसे स्थिति बिगड़ने की कुछ जगहों पर बात पर ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक, एक और बड़ी खबर इस बीच है, हमलावरों से पूछताछ के बाद छापेमारी चल रही है। प्रयागराज में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। पुलिस की 5-6 टीमें तलाश कर रही हैं। हत्या में शामिल 2 अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। ये अहम और बड़ी जानकारी। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, न्यायिक हिरासत में है। 2 और लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित के पास हम सीधा रुख करेंगे। हमलावरों से पूछताछ के बाद कई जगहों पर छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। अमित, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और साथ ही ये कि प्रयागराज की अगर बात करें तो 2 दिनों के लिए यहाँ पर इंटरनेट भी बैन किया जा चुका है सुरक्षा के लिहाज से। देखिए प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि कुल 6 लोग हमलावर थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 3 की गिरफ्तारी हुई है, 2 की और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके लिए रेड्स पड़ रही है। लेकिन जिन इलाकों की उन्होंने बताया कि कहां से उन्होंने एमिनेशन उठाए, कहां से उन्होंने रेके की, और उस लॉज की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा जिस लॉज में रुके थे। जो हॉस्पिटल है जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वहां के बेहद करीब एक लॉज है। हम उसका डिटेल, उसके एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी लॉज में वो तीनों हत्यारे शूटर्स रुके हुए थे और जब कॉलविन अस्पताल रात 10:30 बजे अतीक और अशरफ पहुंचते हैं, फिर वो वहां पर पहुंच के मीडिया कर्मी के रूप में आते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं। ये पूरा मामला प्रयागराज, साथ ही साथ प्रयागराज के अलावा जो आसपास के इलाके, वहां पर बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई। हथियार कहां से उठाना है, किससे बात करनी है, कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, किस फोन का इस्तेमाल करना है, इन तमाम चीजों की डिटेलिंग ही प्रयागराज में हुई। और उस लॉज में जहां वो तीनों शूटर्स रुके हुए थे, वहां कुछ और लोग भी प्रियंका आए थे। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, क्योंकि अभी तक हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए अमित, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच आप देखिए कि तमाम जानकारियां तो हमारे सहयोगी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब पूरा जो एक आप ये बताइए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दरअसल ये तीनों, सनी की बात करें, अरुण की बात करें और लवलेश की अगर बात करें, तो इन पर पिक्चर अब आकर यहां पर अटक गई है और यहीं पर ही लगातार इनसे पूछताछ भी हो रही है। इनका जिस तरह से इन्होंने मारा, पूरा एक ट्रायंगल बना दिया था कि एक अगर चूक जाता है तो दूसरा उसको निशाना साधेगा, दूसरा भी अगर चूक जाता है तो तीसरा उसको दरअसल मारेगा। लेकिन ये चीज ये बता रही थी कि किस तरह से ये ट्रेन्ड शूटर थे, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इनका आका कौन था, वो मास्टरमाइंड कौन है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने
अतीक के 4 दशक की दहशत को महज चंद सेकंड में खत्म कर डाला। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस अतीक से कभी जनता कांपा करती थी, उस डॉन को 3 नौसिखियों ने ऐसी मौत मार डाला जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस की पूछताछ में तीनों शूटर्स ने बात कबूला कि वे अतीक को मारकर यूपी में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन असल में बात इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं है। सवाल है कि क्या तीनों शूटर्स ने माफिया बनने के लिए अतीक अशरफ को गोली मारी या फिर मर्डर का ऑर्डर कहीं और से आया था। तीनों शूटर्स का इतिहास देखकर उनकी बातों पर शक होना लाजमी है। जिस अतीक और अशरफ को उनके आधे उम्र से भी कम के सनी, लवलेश और अरुण ने चंद सेकंड में मार गिराया, जरा उनकी जिंदगी के पन्ने पलटकर भी तो देख लेते हैं। शूटर नंबर 1 लवलेश तिवारी यूपी के बांदा का रहने वाला है। उम्र 22 साल है। नशे का आदी बताया जा रहा है। लड़की को चाटा मारने के मामले में जेल भी जा चुका है। शूटर नंबर 2 सनी यूपी के हमीरपुर का रहने वाला है। उम्र 23 साल है। सनी पर 17 मामले दर्ज हैं। कई सालों से घर नहीं आया। शूटर नंबर 3 अरुण मौर्य यूपी के कासगंज का रहने वाला। उम्र 18 साल। पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। लवलेश, सनी और अरुण का इतिहास देखकर तो यह मान पाना मुश्किल है कि इतनी आसानी से बिना किसी मदद के ये तीनों इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे पाएंगे। यही नहीं, तीनों शूटर्स बिल्कुल सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए ये तो साफ है कि हत्या में 7 से 8 लाख का जिगाना गन, महंगा कैमरा समेत होटल में ठहरने का सारा खर्च उठा पाना इन तीनों हमलावरों की बस की बात नहीं थी। दूसरी अहम बात यह है कि तीनों शूटर यूपी के अलग अलग जिलों से आते हैं। लवलेश बांदा का रहने वाला है, सनी हमीरपुर का, तो अरुण कासगंज का रहने वाला। इन तीनों जिलों के बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है। यानी यूपी के 3 अलग अलग हिस्सों से होने के बावजूद तीनों हमलावरों ने मर्डर प्लान कैसे बनाया और इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दे डाला, ये बड़ा सवाल है। और अब शक की सुई सीधे कातिलों के आंखों पर आ जाती है। हालांकि हत्या के बाद से अब तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे किसी पर आरोप लगाया जा सके, लेकिन शूटर सनी और अरुण का सुंदर भाटी गैंग से एक कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि शूटर सनी खूंखार गैंगस्टर सुंदर भाटी का गुर्गा है। हमीरपुर जेल में वो सुंदर का करीबी हो गया था और जेल से छूटते ही वो सुंदर भाटी के लिए काम करने लगा। कुछ सूत्र बताते हैं कि सनी और अरुण हमीरपुर में एक दूसरे से संपर्क में आए थे, जिसके बाद सनी ने ही अरुण को अपराध जगत में आने के लिए उकसाया था। अब इस मामले में सुंदर भाटी का नाम सामने आने के बाद हलचल तेज हो गई है। दरअसल सुंदर भाटी यूपी का खूंखार गैंगस्टर है, जिस पर हत्या, रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। इस समय भाटी सोनभद्र जेल में बंद है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब सुंदर भाटी का अतीक को मारने वाले सनी से कनेक्शन महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन इस मामले में गैंगस्टर का नाम सामने आना एक बड़ा सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अरुण, सनी और लवलेश ने शनिवार की रात को जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी और ये कब आई ये भी आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक 48 घंटे पहले ये तीनों प्रयागराज पहुंच चुके थे। वहां पर रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रुके थे। हत्यारों ने अस्पताल के पास ही एक कमरा लिया था, यानी इन्होंने रेकी कर रखी थी कि सुविधा कैसे होगी, कब पहुंच सकते हैं। हत्यारों ने अस्पताल के पास ही कमरा लिया क्योंकि उनको पता था कि मेडिकल के लिए बार बार उनको ले जाया जाएगा। पहले तीनों शूटर्स ने हत्या के लिए रेकी की थी। अस्पताल और थाने की
दूरी कितनी है ये भी देखा और अपना होटल उसी हिसाब से तय किया। शूटर्स को पता था कि अतीक का मेडिकल होता है, उसे मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है और इसी मौके का फायदा वो उठाना चाहते थे, जो उठाए। नियोजित तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की, यानी पूरी प्लानिंग थी, रेकी थी, अस्पताल कहाँ है, होटल वहीं पर लिया गया, कब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाता है ये भी देखा। हत्या के बाद नियोजित तरीके से सरेंडर भी किया। अब ये बात भी सामने है क्योंकि जो फुटेज है वो साफ तौर पे नजर आता है कि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद सरेंडर चिल्लाए और सरेंडर कर दिया। हमलावरों ने पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। कहीं से कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, प्लानिंग थी। पहले शूटर्स का टारगेट सिर्फ अतीक अहमद था। अब ये बात भी सामने आई कि सिर्फ अतीक की ही हत्या करना चाहते थे, लेकिन अशरफ को भी मारा। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ हैं। वैभव, क्या बड़ी खबर? सुजाता, बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे हत्याकांड के बाद 3 सदस्यीय किया है और अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। 3 सदस्यीय यह समिति है जो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और रिपोर्ट पेश करेगी कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते इन 3 शूटरों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की है। इसके पहले अतीक अहमद और अशरफ के परिवार वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई और यह कहा गया कि यहां पर कहीं ना कहीं से जांच जो है वो की जाए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करें। विवेक के पास सीधा चलेंगे। विवेक, पुलिस कमिश्नर की तरफ से एसआईटी का गठन हो गया है, यानी कि तय है बहुत जल्द इस पूरे मामले में बड़ा पर्दाफाश होगा। विवेक। या बिल्कुल, देखिए 3 सदस्यीय एसआईटी का जो गठन है वो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने किया है, जिसमें एक डीसीपी, एक एसीपी और एक इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को इसमें रखा गया है। और ये 3 सदस्यीय जो एसआईटी है ये अभी रमेश शर्मा ने बनाई है और ये तीनों लोग की जो कमेटी है ये इस बात की जांच करेगी कि जिस तरीके बिल्कुल विवेक, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। अतीक मर्डर केस से जुड़ा हर खुलासा, हर तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक बात की टीम आप तक पहुंचा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबर लगातार जारी है, इस खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं।